Today we are going to learn electrostatic. So इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम केवल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले आपको मैं बता दूँ, इसमें होते हैं चार्ज, और आपके दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। तो आपको जैसे पता है कि एक एटम में जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1.6 माइनस का होता है ये इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बातें कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो उसकी होती है यूनिट, और चार्ज की यूनिट कहती है कूलम, जैसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो आप इससे ये बोल सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आई होप मेरे को ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। वो क्या होता है? क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डज इट मीन? तो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, एक एटम है, अगर आपको इसे नेगेटिव बनाना है तो आप इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो तीन इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 4 5 6 लाइक दैट। कभी आप आधा, 1.5, 1.5, 2.5 ऐसा दे सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं। तो हमेशा जो क्यू होगा वो आपका होगा प्लस माइनस एन ई, और एन क्या होगा आपका? एक इंटीजर नंबर, 0 1 2 3 4 लाइक दैट। और ई आपका क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आती चौथी प्रॉपर्टी, जो कि होती एडिशन ऑफ चार्ज। मान के चलो आपकी एक बॉडी है, उसके अंदर कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, ऐसा करके, है ना। फिर हम पूछो व्हाट इज़ द क्यू नेट, मतलब कि इस बॉडी के अंदर कितना नेट चार्ज है। तो अब वो कैसे निकालते हैं? आपको कहना सारे चार्जेस को जोड़ देना है। जैसे -1 कूलम, ये तो आप लिखें यहाँ पे 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस -1 कूलम, ये कट गया 6 - 1 5 कूलम। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये होता है एडिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये थी आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अब इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग, है ना, चार्जिंग मतलब एक कोई पार्टिकल, पहले तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसी कंडीशन है तो पार्टिकल न्यूट्रल होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पार्टिकल कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव। ये हम सभी को बात पता है अच्छे से। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि अगर हम एक अनचार्ज स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर के पास एक रॉड ला रहे हैं, तो इसमें कैसे चार्ज है? नेगेटिव। अब रॉड में नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई इज़ मोर देन एन पी। जैसे आप इसको ऐसे टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ, तो हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। तो यहाँ भी कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। यही आप मान के चलिए कि एक अनचार्ज स्फीयर है, इस पर एक रॉड ला रहे हैं, इस पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करने, जैसे आप इसे टच कराएंगे तो यहाँ भी कैसा हो जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज। तो इस मेथड को जब आप कांटेक्ट के बाय कांटेक्ट आप चार्ज कराते हैं उसे बोलते हैं कंडक्शन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड जो मेथड होती है वो होती है आपकी इंडक्शन, और उसमें आप क्या करते हैं, एक चार्ज स्पेयर है, उसके पास एक रॉड ले रहे हैं। जैसे आप रॉड ला रहे हैं तो ये नेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा और एक ऐसा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जैसे आप इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अर्थ पे फ्लो कर जाएंगे और ये केवल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे आप निगेटिव के लिए भी कर लेंगे। आई होप ये दो प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। हम शॉर्ट फॉर्म थ्योरी कर रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर सकें, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके कम पीरियड ऑफ टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। इसके बाद जो आता है आपका वो है कूलम्ब्स लॉ। वो क्या आता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है और बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी R है। तो कूलम्ब्स ने बोला F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, फिर H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। उसने कंबाइन किया तो यहाँ से बोला F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब उसने प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट रखा, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब आपका जो ये था ये एक्सपेरिमेंटल था, तो उसने और रिसर्च की तो उसे मिला K इज इक्वल टू 1/4πε0। जो एप्सिलॉन था उसने उसे टर्म दिया परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस वाले केस में म्यू नॉट जब है तो उसमें क्या बोल दिया उसने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। और इसकी वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डायमेंशन फार्मूला था वो इम्पोर्टेंट होता है अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता निकालना, क्योंकि आपको इसके पूरा सॉल्व करके ही आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है और आप इसे कर लेंगे नीट जेईई जो तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो फ्री स्पेस के लिए था, मान के चलो अभी जो चार्ज पार्टिकल है आपका उसे किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो मीडियम के लिए F हो जाएगा आपका 1/4π मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। Q1 Q2 बीच में डिस्टेंस R। अब हमें कहीं EM दिया नहीं होता, मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो इधर एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका होता है ER इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ होता है रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको हम इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से बोलते हो F इज इक्वल टू 1/4π रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 को डिवाइडेड बाय R²। साथ ही थोड़ा ध्यान देंगे तो ये क्या होता है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर होगी। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। मैं केवल आपको थ्योरी कवर करवा रहा हूँ, जिसको न्यूमेरिकल्स करने वो नेक्स्ट वीडियो पे आ सकते हैं। अब हमें कमेंट करके आपकी डिमांड बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, जो आपका फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है इसका।
तो जो आपने एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर निकाला, ये क्या था उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन क्या होती है, जैसे Q1 है, आपने इसे Q2 से कनेक्ट कर दिया और बीच का डिस्प्लेसमेंट R है, तो लाइन ऑफ एक्शन, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो इसी के अलॉन्ग आपका फोर्स है, तो इधर होगा तो इधर होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे कि चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में, बट चार्ज के साइन क्या बताता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। वैसे निगेटिव एंड निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं वेक्टर फॉर्मेट पे, और हम बोलते हैं Q1 है और आपका Q2 और बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, R। तो Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी चार्ज है वो, बट जो आपका R है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो कि फोर्स की डायरेक्शन को बता सकता है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर। ये क्या था, कूलम्ब्स लॉ। बट जैसे मैं इसे वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा तो F वेक्टर और यूनिट वेक्टर ऑफ R, जो R की डायरेक्शन हुई किसकी हो जाएगी, F की डायरेक्शन। तो आप यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 की क्यूब R वेक्टर, है ना। अब होता क्या कि जो नीट जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो हम R क्यूब देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो गलत है, क्योंकि हमने आज तक फोर्स में R क्यूब नहीं देखा, हमने केवल क्या देखा, R स्क्वायर। बट इस बात को ध्यान देना भूल जाते हैं। आई होप आप सभी को तक बात समझ में आ गई होगी, और आगे चलते हैं। अब आता है आपका सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, मतलब या फिर वेक्टर सम ऑफ फोर्स। फोर्स को क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो मान के चलो Q1 है और ये क्या है आपका Q2, ये आपका Q3। तो इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है और इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, R1 एंड R2। तो यहाँ से मान लो F1 और क्या है, F2। तो यहाँ से नेट क्या आ जाएगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आई होप ये बात सबको पता है और आपने अभी तक ये बहुत बार यूज़ की होगी, बट हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो आई होप मुझे इससे ज़्यादा समझाने का काम नहीं है, आप सभी को आता होगा। सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वह है आपका क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि आपको समझ में, आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। मान के चलिए एक क्यूब है, इसके चार्ज में Q, इधर भी कितना है Q और इधर भी कितना है Q। मैं पूछूं इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा अगर हर साइड कितनी A है। तो अब आपको पता है, ट्राई करिए एक बार। तो ये जो है इस पे मान के चलो इधर फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अगर ये F है तो ये भी कितना होगा F, क्योंकि A सेम है, चार्ज भी सेम है, और बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। F नेट बराबर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90 अंडर रूट। तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बोल सकते हो F नेट इज इक्वल टू F रूट 2। हाँ या ना, बहुत सिंपल सी बात है ये। अब आपको पता है कि F की वैल्यू आज कितनी हो जाएगी, के Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, फिर के Q स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एफ नेट। आई होप ये बात सबको पता है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ मान के चलिए Q1 रखा हुआ है, सबके साइड A है। तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स फाइंड करना है। जिसको समझ में आ रहा है तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे और मुझे कल कमेंट पे इसका आंसर दे देंगे। थैंक यू।